नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराज फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज सबसे पहले बात करेंगे मोहन भागवत के बयान की, फिर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भड़क गए संजय राउत, फिर आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे ने क्यों पीछे किए हाथ, फिर बात होगी अजीत पवार को लेकर बड़ी खबर की, फिर आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो 80 किलो गांजे की होगी जिसको लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। मुंबई में संघ के शताब्दी उत्सव में फिल्मी सितारे भी पहुंचे। नजर आए सलमान, अक्षय, जैकी श्रॉफ। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान के पहुंचने पर संजय राउत का मोहन भागवत पर तंज। ऋतु तावड़े के नाम पर उद्धव ठाकरे की यूबीटी ने पीछे खींचे पांव। प्रयागराज संगम में हुआ अजीत पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र में 80 किलो गांजा और लाखों की एमडी ड्रग्स जब्त, बड़े गिरोह का पर्दाफाश। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस की, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत मुंबई में विशेष संवाद किया गया। इस संवाद में समाज के कई वर्गों के लोग शामिल हुए। वहीं बॉलीवुड स्टार भी इन संवाद में शिरकत करते नजर आए। सलमान खान, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, विकी कौशल जैसे अभिनेता भी इसमें शामिल हुए। संघ प्रमुख ने संघ की कार्यप्रणाली, भविष्य की दिशा और सामाजिक समरसता पर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वो इस्तीफा दे देंगे और इस संगठन ने ही उनसे उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने के लिए कहा है। भागवत ने कहा, आरएसएस प्रमुख के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता, क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख ही संघ प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने 75 साल पूरे कर लिए और मैंने आरएसएस को इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन संगठन ने मुझसे काम जारी रखने के लिए कहा है। जब भी आरएसएस मुझसे पद छोड़ने को कहेगा मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन काम से सेवानिवृत्ति कभी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि संघ का काम संस्कारों को बढ़ावा देना है, ना कि चुनाव प्रचार करना। उन्होंने कहा, हम अपने प्रचार प्रसार में पिछड़ गए हैं। अत्यधिक प्रचार से प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन फिर अहंकार भी आ जाता है। इससे बचाव करना जरूरी है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए, यानी समय और मात्रा दोनों में उचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस जनसंपर्क अभियान चला रहा है। भागवत ने कहा है कि आरएसएस के कामकाज में अंग्रेजी कभी भी संचार का माध्यम नहीं होगी, क्योंकि ये भारतीय भाषा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, हम भारतीयों के साथ काम करना चाहते हैं। जहां भी अंग्रेजी आवश्यक होगी हम इसका उपयोग जरूर करेंगे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। संघ प्रमुख ने कहा कि लोगों को इस तरह से अंग्रेजी बोलनी आनी तो चाहिए कि अंग्रेजी भाषी लोगों को समझ सकें। भागवत ने कहा, हमें अंग्रेजी में महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को ही भूल जाएं। अब बात करते हैं संजय राउत की, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत ने यह संबोधन किया, लेकिन 2 दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी पहुंचे। लेकिन सलमान खान की मौजूदगी सियासी बहस का हिस्सा बन गई। इस कार्यक्रम पर शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सीधे संघ प्रमुख से सवाल पूछ लिया। संजय राउत ने कहा कि क्या आरएसएस का मंच सभी मुसलमानों के लिए खुला है या ये केवल सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता तक ही सीमित है। उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम प्रेम सिर्फ एक सेलिब्रिटी तक सिमट कर रह गया है या संघ वास्तव में समावेश की नीति अपनाने जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि संघ के मंच पर सलमान खान को बुलाया जाना केवल एक प्रतीकात्मक कदम लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सलमान खान को सिर्फ उनकी लोकप्रियता और भीड़ जुटाने की क्षमता के कारण आमंत्रित किया गया। राउत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर संघ को यह साफ करना चाहिए कि क्या भविष्य में मुस्लिम समाज के अन्य लोगों के लिए भी आरएसएस की शाखाओं और मंचों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभिनेता को बुलाने से सामाजिक समरसता का संदेश देना पर्याप्त नहीं है। संघ को स्पष्ट करना होगा कि एक स्थायी सोच का हिस्सा है या सिर्फ एक इवेंट तक सीमित प्रयोग। संजय राउत ने यह भी बताया कि उन्हें भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था, लेकिन पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच जिस तरह का तनाव और विभाजन देखने को मिल रहा है, उससे आरएसएस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
संजय राउत ने बीजेपी की नवनिर्वाचित बीएमसी मेयर ऋतु तावड़े के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऋतु तावड़े पर उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मुंबई से बांग्लादेशियों को बाहर निकालना होगी। इस पर राउत ने कहा कि बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो मुंबई में बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे, जबकि इसकी शुरुआत पहले ही बाला साहेब ठाकरे कर चुके हैं। राउत ने आगे सवाल उठाया कि जब बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं को सड़कों पर मारा जा रहा था और उनके घर जलाए जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों थे और इस मुद्दे पर खुलकर बयान क्यों नहीं दिया। अब बात उद्धव की। क्योंकि बीजेपी ने एक मराठी को मेयर के लिए नॉमिनेट किया है, इसलिए हम कोई अशुभ कदम नहीं उठाएंगे। बीएमसी में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की गुट नेता किशोरी पेडनेकर ने इस प्रतिक्रिया के साथ मेयर कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया है, यानी अपने हाथ उद्धव ठाकरे ने पीछे खींच दिए हैं। बीएमसी के वार्ड 132 से जीती ऋतु तावड़े मुंबई में बीजेपी की दूसरी और बीएमसी की 78वीं मेयर बनेगी। ऋतु तावड़े से पहले 7 महिलाओं को मेयर की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, लेकिन ऋतु तावड़े का चयन करके बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। वो बीजेपी के 3M फॉर्मूले यानी मराठी, महिला और जन्मजात मुंबईकर हैं। यही वजह है कि बीजेपी की चॉइस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मात दे दी है। मुंबई की मेयर बनी ऋतु तावड़े के बारे में इंटरनेट पर काफी खोजबीन हो रही है, क्योंकि वे देश की सबसे अमीर महानगरपालिका की मेयर बनी है। उन्होंने 2025 में नामांकन पत्रों में अपनी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ 26 लाख बताई थी। बीजेपी द्वारा ऋतु तावड़े को मेयर कैंडिडेट बनाने का श्रेय उद्धव ठाकरे की पार्टी भी ले रही है। वहीं बीजेपी ने गुजरात मतदाता बहुल क्षेत्र घाटकोपर से जीती ऋतु तावड़े को मेयर बनाकर मराठी और गुजराती दोनों समुदाय को खुश कर दिया है। चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स ने जमकर मराठी कार्ड खेला था। बीजेपी ने उन्हें ऋतु तावड़े के जरिए माकूल जवाब दिया। ऋतु तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर हैं और 3 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ चुकी हैं। वो साल 2007 में कांग्रेस से खलाई किरोल से चुनाव लड़ी और हार गई। 2012 में बीजेपी आई और फिर घाटकोपर पश्चिम से लड़ी। इस बार उन्हें जीत मिली। इसके बाद वो मुंबई बीएमसी की एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन बनी। इसके बाद 2017 में फिर वो घाटकोपर पश्चिम से लड़ी। इस बार उन्हें शिवसेना कैंडिडेट ने हरा दिया। 2025 के चुनाव में वार्ड नंबर 132 घाटकोपर पूर्व से जीती। ये वही क्षेत्र है जहां पर पहले पराग शाह पार्षद थे, अब वे विधायक हैं। ऋतु ने 16,165 वोटों से जीत दर्ज की है। ऋतु तावड़े के मेयर बनने से घाटकोपर में खुशी की लहर है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम की, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियां रविवार को प्रयागराज संगम में प्रवाहित की गई हैं। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने पिता की अस्थियां पूरे विधि विधान से संगम में प्रवाहित की। इस दौरान पुजारियों ने अनुष्ठान किए और शोक संतप्त लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मां गंगा से प्रार्थना की। अस्थि विसर्जन के दौरान परिवार के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता भावुक नजर आए। अजीत पवार का परिवार चार्टर्ड फ्लाइट से बारामती से प्रयागराज पहुंचा था। रविवार सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर परिवार का आगमन हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे जय पवार नंगे पैर अस्थि कलश लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। इस दौरान हाथ में अस्थियों का बॉक्स देखकर मौजूदा लोगों की आंखें नम नजर आईं। सभी लोगों की मौजूदगी में अजीत पवार की अस्थियों को अंतिम विदाई दी गई। अजीत पवार का परिवार एयरपोर्ट संगम तक लंबे काफिले के साथ रवाना हुआ। इस बीच प्रयागराज संगम के वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन की रस्म पूरी की गई। इस दौरान बीजेपी और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं एनसीपी की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा की अगुवाई में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। यह अस्थि कलश यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी। यात्रा का समापन रविवार 8 फरवरी को बेटे जय पवार और परिवार की मौजूदगी में संगम पर हुआ। बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती विमान हादसे में निधन हो गया था। 4 अन्य लोगों की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। 29 जनवरी को अजीत पवार के पार्थिव शरीर का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया था। यह हादसा उनके प्लेन क्रैश होने की वजह से हुआ था। अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब बात उस खबर की जिसने तहलका मचा दिया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब 3,82,500 रुपए मूल्य की एमडी यानी मेफेडोन या सिंथेटिक नशीला पदार्थ यानी ड्रग्स जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से शहर में चल रहे नशीली दवाओं की फुटकर बिक्री के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को नागपुरी गेट थाने के तहत पाटीपुरा इलाके में ऑपरेशन किया। संदेह के आधार पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल शोएब, अब्दुल जब्बार और सईद खान शरीफ खान के रूप में हुई है। दोनों पार्टीपुरा के ही निवासी हैं। जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की तलाश ली तो उनके पास 25 ग्राम और 500 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस को संदेह है कि एमडी का ये स्टॉक शहर में फुटकर बिक्री के लिए रखा गया था। क्राइम ब्रांच को यह भी अंदेशा है कि इन आरोपियों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में एमडी जमा कर रखी होगी। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान ने कहा कि इस बात की गहन जांच की जा रही है कि अमरावती शहर में ये एमडी ड्रग्स किसके द्वारा और कहां से लाई गई थी। उन्हें आगे बताया, अमरावती शहर में एमडी असल में आती कहां से है, इसका सटीक रास्ता क्या है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। हम इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने शनिवार दोपहर फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल के पास माडी रोड पर एक नीली कार से 80 किलोग्राम गांजा जब्त किया। कार में सवार 4 लोगों में से 3 पास की पहाड़ी की ओर भाग निकले, जबकि बालू बंसी पवार नाम के एक युवक को एएनटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरे गिरोह में एक नेता का नाम भी सामने आया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे महाराष्ट्र की अन्य खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।